Hello students, how are you? Today we'll start our course of compiler construction and I am Bilal who will lead you in this course throughout this semester. सबसे पहले हम कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. आई एम मोहम्मद बिलाल जफर. आई हैव डन माय बैचलर ऑफ साइंसेज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, देन शिफ्टेड टू इस्लामाबाद फॉर एमएस and now I'm working in Cyber Wing, which is a department of government as a IT professional. Meanwhile इसके साथ जो है पढ़ाने का भी इत्तेफाक रहता है. So now I am here to teach you this compiler construction course. Programming languages are notations for describing computation to people to machines. तो basically जो programming languages हैं आपने स्टडी किया होगा. ऑब्वियसली ये कोर्स जो है वो ऑफर होता है ऑलमोस्ट लास्ट सेमेस्टर में, 7th और 8th सेमेस्टर में इन BScs और इन BSc CS, बट आवर कंप्यूटर साइंस कोर्स यू आर स्टडिंग इन. तो इसके अंदर उसमें आपने उस पूरे कोर्स में ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोई 1 से 2 या 3 कोर्स तो लाजमन इसमें पढ़े होंगे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली हम यूज करते हैं किस लिए? कि कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए कि भाई मैंने ये सेट ऑफ कोड लिख दिया, इसका एग्जैक्टली ये मतलब है कि आपने ये चीजें जो है इसमें फॉलो करनी है और इस तरह इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपने मेरा ये वाला काम करना है. तो ऑल द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर्स वर रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो जितने भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर पे रन, इवन इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, सारे स्पेशल पर्पस जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जनरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गई. तो ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं कि हम ये किसी ना किसी लैंग्वेज में इनको प्रोग्राम करते हैं. अगर हम कैटेगरीज देखें प्रोग्रामिंग की, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस की, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं इसके अंदर. एक हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसके अंदर अगर हम करें तो C++, जावा और इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो आजकल हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, C#. That are basically called high level languages. लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास वो लैंग्वेज आती है जो डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करती है या 1-to-1 इंटरेक्शन होती है इसकी मशीन लैंग्वेजेस के साथ. उसमें हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है उसको हम इस कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं. एंड एट द एंड जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती है मशीन लैंग्वेजेस, ये बेसिकली 1010 पे बेस कर रही होती हैं, जो बिल्कुल मशीन लैंग्वेजेस जिनको कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली मशीन के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती हैं. तो इन 3 टाइप की लैंग्वेजेस को अब हम देखें कि अगर हम कंप्यूटर को ये 3 टाइप की लैंग्वेजेस दे रहे हैं तो उसको कोई मैकेनिज्म तो हो जो उसको बताए कि भाई इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट हमने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, तो इसका कोई ट्रांसलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए. सो अ प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम ट्रांसलेट करेंगे एक ऐसी फॉर्म के अंदर जो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके. कंपाइलर जो है वो सिर्फ ये पर्सनल कंप्यूटर स्पेसिफिक नहीं है, मैं सिर्फ लैपटॉप्स और इनकी बात नहीं कर रहा. कंपाइलर के देयर आर नंबर ऑफ वर्जन्स इन कंपाइलर के जो क्या करता है एग्जैक्टली जितने डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं. फॉर एग्जांपल कार्स के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, मोबाइल्स के अंदर, हमारी लैपटॉप मशीन्स के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर, और इसके अलावा डिफरेंट जो भी हमारी सॉफ्टवेयर बेस्ड या हार्डवेयर बेस्ड जितनी IT बेस्ड मशीन्स हैं उसकी. तो कंपाइलर उन सब के अंदर जिनके अंदर कोई प्रोग्राम रन हो रहा था अपना रोल प्ले करता है using its different versions. The software systems that do this translation are called compilers. तो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम ये ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम कंपाइलर्स कहते हैं. तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम इन सोर्स कोड लैंग्वेज को एज अ इनपुट लेता है
और एज अ आउटपुट वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज। तो इनपुट को वो आउटपुट में कन्वर्ट करता है और इनपुट उसका प्रोग्राम इन सोर्स लैंग्वेज, मोस्टली इसमें जो हम देते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, और वो हमें मशीन लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तीसरी चीज जो इसमें इंक्लूड होती है वो एरर्स होते हैं कि अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसको कोई एम्बिग्युइटी मिली है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इशू क्रिएट हुआ है, तो वो वहां पे एरर क्रिएट कर देगा। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है हमारे कंपाइलर्स का, और बेसिकली हम इस कंपाइलर को स्टडी करने जा रहे हैं कि ये कन्वर्जन एग्जैक्टली किस तरह करता है। हमारे इस कोर्स के अंदर जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, the purpose of the course is to become familiar with the functionality of the different phases in the construction of a compiler front end। तो कंपाइलर के बेसिकली दो फेज हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो हमारे इस कोर्स का जो फोकस है वो कंपाइलर का फ्रंट एंड है। एंड टू गेन इनसाइट ऑफ हाउ दीज फेजेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके अंदर फिर इसको हम ओपन करेंगे, इस बॉक्स को, फ्रंट एंड को, इसके डिफरेंट फेजेस हैं जिनको वन बाय वन हम सारे स्टडी करेंगे इन आवर कोर्स। हमारा कोर्स जो है वो बेसिकली जिन फंडामेंटल्स को कवर करेगा, दैट आर प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपाइलर, के पूरा प्रोसेस पहले हम इसको स्टडी करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस है क्या। देन हम पर्टिकुलरली लेक्सिकल एनालिसिस का फेज को उठाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। सिमिलरली हम सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एंड इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन को, ये हमारे कोर्स की एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है। फ्लो ऑफ कोर्स कुछ इस तरह होगा, वी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन followed by some motivational material and will also discuss some background issues in computer architecture and programming language principles। तो पहले पार्ट में इस कोर्स के हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे सारी इन डिटेल, और कुछ रेलेवेंट चीजें जो हैं जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनकी एवोल्यूशन है उसको स्टडी करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो जनरेशन हैं, जनरेशन वाइज उसको देखेंगे कि कौन सी जनरेशन में किस किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी और उनके क्या इश्यूज थे और वो क्या उसमें हम उसको किस तरह डील करते थे। देन वी मूव ऑन टू अ सेक्शन विच डेवलप्स अ मिनिएचर कंपाइलर। तो दम हम जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें हम छोटा सा कंपाइलर बिल्ड करने का पूरा तरीका देखेंगे, जो कि हमें उसके कोर कॉन्सेप्ट्स जितने हैं उसको उससे फेमिलियर करवाएगा। कंटिन्यूइंग इन दिस सेशन we study lexical analysis, regular expressions, finite state machines and scanner generated rules। This material is fundamental to text processing of all sorts। जितने टाइप्स की टेक्स्ट प्रोसेसिंग है वो इन चीजों के जरिए हम इन फेजेस के अंदर हम उनको स्टडी करेंगे। Then in the later section we will see the major parsing methods, जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं दो स्ट्रेटजीज पे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो इसके अंदर एलएल और एलआर पार्सिंग, इन सबको हम इन डिटेल देखेंगे एग्जैक्टली कितने एलएल मशीन्स हैं और कितनी एलआर पार्सर्स हैं और उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आता है, किसमें कितना काम करना पड़ता है, किसमें क्या बचा, तो किस तरह हम कंबाइन करके एक नया पार्सर बना सकते हैं दो डिफरेंट पार्सिंग मेथडोलॉजीज को। सो स्टार्टिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर वी इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल आइडियाज इन syntax directed definitions and syntax directed translations, and in the last parts of this course we learn how to generate an intermediate code। तो intermediate code जो है वो बेसिकली फ्रंट एंड की जो आउटपुट है वो ये है। अगर हमने कंपाइलर को जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये मेरा कंपाइलर है, ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो जो फ्रंट एंड की जो आउटपुट होगी वो इंटरमीडिएट कोड है। तो हमारा कोर्स इस बॉक्स के गिर्द घूमेगा सारा, फ्रॉम द स्टार्ट टू द लास्ट 32nd लेक्चर ऑफ दिस कोर्स।
और एट दी एंड जो चीज हम जनरेट करेंगे वो इंटरमीडिएट कोड होगा। इंटरमीडिएट कोड के अंदर अगर आपको मैं पहले ही आज ही थोड़ा सा रिवील कर दूं कि बेसिकली जो चीज हम जनरेट करेंगे वो एक खास टाइप का सिंटैक्स ट्री होगा, उसका नाम ग्राफिकल, और उसी की एक और रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि बेसिकली असेंबली लैंग्वेज जिसने स्टडी की है या जिसके ज़हन में है वो उसको बेहतर समझता है, 3 एड्रेस कोड। इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं उस प्रोग्राम की वो लिखेंगे जो कि किस चीज को डिपिक्ट कर रही होंगी 3 एड्रेस कोड फॉर्मेट के अंदर। और यही इंटरमीडिएट कोड फिर इनपुट है बैक एंड की, जो कि ओवरऑल पे टारगेट जो लैंग्वेज है वो जनरेट करता है। Course objectives are: the course is intended to teach the students the basic techniques that underlie the practice of compiler construction. The course will introduce a theory that can be standardly employed in order to perform syntax-directed translation of a high-level programming language into an executable code. Additionally, these techniques can be employed in wider areas of application whenever we need a syntax-directed analysis of symbolic expressions and languages and their translation into a low-level description. तो जो हम syntax-directed translation का मैकेनिज्म देखेंगे वो ओवरऑल तमाम सिनेरियोज में सेम ही होगा। मींस कि जब भी हमने हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसी को यूज करेंगे। They have multiple applications for man-machine interaction, including verification and program analysis. तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं सिंटैक्स ट्रांसलेशंस की, कि इसमें वेरिफिकेशन और प्रोग्राम एनालिसिस जो है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। Our recommended book is, throughout इस बुक को हम फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। इट इज कंपाइलर्स अल्फ्रेड वी आहो इसका, ये इसके राइटर्स हैं। सेकेंड एडिशन है, इस बुक को ड्रैगन बुक भी कहा जा सकता है, ये बस इसलिए कि इसके कवर पेज पे एक ड्रैगन की पिक्चर है। सेकेंड एडिशन है, तो ये हमारी एक रिकमेंडेड बुक होगी। तो ये यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इस बुक को परचेज कर लें, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है। रेफरेंस बुक में आप क्राफ्टिंग कंपाइलर विद सी, अगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं, जो आपको सी में इसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। कोर्स के प्रीरेक के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं और स्टूडेंट्स को कि उन्होंने ये 4 कोर्सेज जो हैं वो स्टडी किए होंगे। 2 हम फिर भी चीजों को स्टार्ट से लेके चलेंगे, लेकिन हम इसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल उसको बेसिक्स उसके नहीं देखेंगे, हम उसकी एप्लीकेशन को या उसकी चीजों को उठाएंगे और यहाँ यूज करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज डाटा स्ट्रक्चर्स, कि हमें डाटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली डाटा के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरह हम डाटा को डील करते हैं। सेकंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर दोनों हाई लेवल और लो लेवल, लोअर लेवल के अंदर असेंबली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज की। देन ऑटोमेटा थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले मतलब जिसका स्टडी होना लाजमी है और इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी कंपाइलर को अंडरस्टैंड करने में। एंड एट द एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, जो ओवरऑल हमें डिफरेंट चीजों में गाइड करेगी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर। असेसमेंट एंड ग्रेडिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे कोर्स के लिए। ऑब्वियसली अगर आपने इसको क्लियर करना है तो इस चीज पे आपको स्ट्रिक्टली फोकस करना पड़ेगा। इसके अंदर 2 क्विजेज होंगे, 2 असाइनमेंट्स होंगी, एक मिड टर्म एंड एक फाइनल टर्म होगा। जो क्विज फर्स्ट है वो ड्यू होगा आफ्टर लेक्चर नंबर 5, यानी कि पहला क्विज है, उसके अंदर जो भी चीजें हम यूज करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही होंगी लेक्चर 5 तक। जो लेसन नंबर 5 तक हम जो भी चीजें स्टडी करेंगे वो हम इंक्लूड करेंगे क्विज 1 में। और जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी वो पहले 10 लेक्चर्स पे बेस कर रही होगी, मींस कि उसमें से हम चीजें उठाएंगे और उसकी मदद से हम फर्स्ट असाइनमेंट को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, इशू को जो उसमें डिस्कस किए होंगे। देन जो सेकंड क्विज है वो बेस कर रहा होगा फ्रॉम 10th लेक्चर टू 22, कि उससे पहले जो इन चीजों के अंदर जो चीज इन लेसन्स के अंदर जिन
कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, जिन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली इस क्विज में इंक्लूड होंगे। देन अवर लास्ट असाइनमेंट 2, ये बेसिकली 10 से 26 तक जितने कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करेंगे ये उस पे बेस कर रही होंगे। जो मिड टर्म एग्जाम होगा वो हमारा ओवरऑल 18th लेक्चर तक हम जितना कवर कर लेंगे फ्रॉम 0 to 18 वो उसमें इंक्लूड होगा। जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा वो बेसिकली तो सारे के सारे पार्ट 0 से लेके फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर से लेके 32nd लेक्चर तक जो भी चीजें हम स्टडी करेंगे उसमें सब इंक्लूड होगा। लेकिन आपकी आसानी के लिए जो 30 से 35 तक जो पार्ट होगा परसेंटेज वो होगी ऑलमोस्ट 18 लेक्चर्स तक। उसके बाद जो पूरे ओवरऑल पेपर्स का पार्ट होगा, जो फाइनल टर्म में जो चीजें इंक्लूड होंगी वो 30 लास्ट जो हमारा 60 से 65% एरिया है कोर्स का, जो हम एंड सेकेंड हाफ के बाद जो हम मोस्टली जो फर्स्ट हाफ के बाद जो स्टडी करेंगे वो होगा, जो कि हमारा ऑब्वियसली लेक्चर्स उसमें इंक्लूड होंगे फ्रॉम 16 to 32। कुछ ओवरलैपिंग होगी 2 लेक्चर्स की, वो 2-4 लेक्चर्स की उसको हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल ये चीज होगी कि 30 to 35% अप टू मिड टर्म और 60 to 65% आफ्टर मिड टर्म। तो ये हमारी एक छोटी सी जो स्कीम होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम इस चीज को फॉलो करेंगे। इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि दोनों क्विजेस के 10% मार्क्स 5% ईच क्विज हम एग्रीगेट करेंगे टोटल की तरफ। देन दोनों असाइनमेंट्स के टोटल 20% मार्क्स होंगे और 10% ईच असाइनमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी इन आवर टोटल मार्क्स। मिड टर्म के टोटल 20% होंगे, जो कि हमें आफ्टर 18th लेक्चर जो है वो मिड टर्म ड्यू होगा, उसमें उसको फिर 20% जो एवरेज है जो हमारी रोल प्ले करेगी वो ओवरऑल मार्क्स के अंदर, और जो हमारा फाइनल होगा वो ओवरऑल 50% तो होगा। तो इनको अगर हम टोटल करें तो हमारा ओवरऑल 100% जो है रिजल्ट वो इस तरह हम उसको बनाएंगे। लेसन नंबर 1, आज हम चूंकि हमारे पास टाइम है इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम थोड़ा सा देखेंगे, इन डेप्थ नहीं देखेंगे किसी चीज को, सिर्फ जो इंट्रोडक्टरी मटेरियल है उसको स्टडी करेंगे और इसी इंट्रोडक्शन को फिर हम कंटिन्यू करेंगे इन लेसन नंबर 2। लैंग्वेज प्रोसेसेस। Simply stated, a compiler is a program that can read a program in one language, जिसको हम source language कहते हैं, और translate करेगा इसको in second language, जो कि equivalent program होगा, और उस language को हम क्या कहते हैं, target language। इसके अंदर एक चीज क्लियर होनी बड़ी जरूरी है कि हमारी जो language है source program की, for example कि मैं अज्यूम करता हूं या उसको नोट करता हूं कि जो सोर्स प्रोग्राम की लैंग्वेज है वो एल है, एक ऐसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है विच कैन बी डिनोटेड बाय एल। तो कंपाइलर के तमाम फेजेस के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगी टारगेट प्रोग्राम, वो भी इसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, अदरवाइज इट मीन्स कि देयर आर सम एरर्स इन आवर कंपाइलेशन प्रोसेस। सो कंपाइलर एक इंपॉर्टेंट फेज जो है इसको भी करता है कि अगर वो नहीं होता तो एरर्स को वो इंडिकेट कर देता है कि इसमें ये एरर्स है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स के अंदर इफ द टारगेट प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, इट कैन देन बी कॉल्ड बाय द यूजर टू प्रोसेस इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट्स।
टारगेट प्रोग्राम जो है मीन्स के आपने अगर देखा होगा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें C++ को, उसके बाद हम जावा की भी एक एग्जांपल देखेंगे अपने इस लेक्चर में कि सी के अंदर जब हम एक चीज होती थी टर्बो सी। अगर किसी ने यूज किया हो, आजकल तो विजुअल स्टूडियो हम मोस्टली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, स्पेशली फॉर सी प्रोग्रामिंग, कि उसमें हम प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते थे। कंपाइल करने के बाद, इसमें भी हम प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं, लेकिन उसमें बड़ा क्लियर प्रोसीजर होता है कि कंपाइल करने के बाद हम उसको देखते थे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जब कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है, सेम सिनेरियो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी है कि जब कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है तब वो हमसे, अगर उस प्रोग्राम में कोई यूजर से इनपुट लेने का कोई मैकेनिज्म है या हम यूजर से कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो वो तब उस प्रोग्राम के अंदर हम एम्बेड करते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज जो है प्रोग्राम की, ये इस इनपुट के लिए हम सी इन कर रहे हैं। अगर मैं सी की बात करूं तो तब हम सी इन ए जो है तब वो यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि प्लीज प्रोवाइड सम इनपुट कंपाइलेशन के बाद, और यूजर उसको जो भी इनपुट प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड, उसके बाद वो प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करता है और उसकी आउटपुट ऑन स्क्रीन या जो भी हम डिजायर्ड लेना चाह रहे हैं वो प्रोवाइड करता है। तो समझाने की बात ये है यहाँ पे कि सोर्स कंपाइलेशन फेज में क्या होता है, जो हम प्रोग्राम रन करते हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें या एवेलुएट करें उसकी एग्जीक्यूशन को, तो पहले उसका सोर्स प्रोग्राम टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है जो कि कंपाइलर करता है। उसके बाद टारगेट प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो यूजर से अगर कोई इनपुट उसमें रिक्वायर्ड होती है तो वो लेता है और उसके बाद अपनी आउटपुट दे के वो एग्जिट कर जाता है प्रोग्राम। तो ये एक फ्लो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का। इंटरप्रेटर आर द कॉमन काइंड ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर, कि जिस तरह कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, इसी तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। इंटरप्रेटर अपीयर्स टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड प्रोवाइड आउटपुट। इंटरप्रेटर क्या करता है एग्जैक्टली इसमें तो हमने देखा दो स्टेप्स हैं कि यार सबसे पहले वो क्या कहता है, हमसे सोर्स प्रोग्राम लेता है कंपाइलर, टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो यूजर से इनपुट लेता है और उसको फाइनल आउटपुट दे देता है। इस चीज को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये इस तरह बनता है, सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर, टारगेट प्रोग्राम, देन इनपुट, यूजर इनपुट इफ एनी इन प्रोग्राम, एक कंडीशनल है इफ रिक्वायर्ड, तो तब वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये एक फ्लो है जो पहले हम देख रहे हैं कंपाइलर के केस में। इंटरप्रेटर क्या कहता है कि सोर्स प्रोग्राम और इनपुट एक ही साथ ले लेता है और इसी के अंदर वो कंपाइलेशन भी कर देता है, एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म कर देता है और आउटपुट जनरेट कर देता है। तो इंटरप्रेटर बेसिकली कंपाइलर का जो है उसके पूरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को वो कंप्लीट कर देता है। तो इसका एक पार्ट हम कह सकते हैं कि कंपाइलर है और दूसरा बॉक्स जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है और उसको वहां पे कंप्लीट कर देता है। तो इंटरप्रेटर को हमने इस तरह कंक्लूड किया अभी अपने इस डिस्कशन में कि इंटरप्रेटर जो है वो साइमल्टेनियसली इनपुट और सोर्स प्रोग्राम लेगा, दोनों चीजें इकट्ठी, और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, और अगर कोई एरर होगा तो वो एरर मैसेजेस भी डिस्प्ले कर देगा। अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। लेकिन एक चीज है कि जो कंपाइलर का फायदा होगा वो ऑब्वियसली इंटरप्रेटर का नुकसान होगा, मतलब वो उसके नेगेटिव्स में जाएगा, जो उसका पॉजिटिव होगा वो उसके नेगेटिव्स में जाएगा। कंपाइलर का हमें क्या फायदा? कंपाइलर के प्रोस में ये आता है कि ये लेस स्पेस लेता है। ऑब्वियसली ये काम आधा कर रहा है, जब ये काम आधा कर रहा है तो स्पेस आधी लेगा, जब रेलेवेंट लेस लेगा उससे। दूसरी, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, तो ऑब्वियसली जब ये काम कर रहा है तो जल्दी एग्जीक्यूट करेगा। ये इसके फायदे हैं। तीसरा, इसके एडवांटेज में एक और चीज है कि कंपाइलर को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्योंकि इसका स्कोप नैरो है।
हम एग्जैक्टली ऐसी ऑप्टिमाइजेशन स्कीम्स यूज कर सकते हैं जो कंपाइलर के फेस को ऑप्टिमाइज कर दे। इंटरप्रेटर के केस में हमें ओवरऑल इंटरप्रेटर को ऑप्टिमाइज करने मीन के इसमें कम मेहनत करके हम ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंटरप्रेटर के केस में हम ज्यादा मेहनत करके तो तब हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें काफी जो है गिव एंड टेक करना पड़ता है। कंपाइलर के डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये स्लो प्रोसेसिंग करता है, मींस के ऑब्वियसली हमें जो रिजल्ट है वो जरा लेट मिलेगा क्योंकि वो उनसे इनपुट ही लेट लेगा। डिबगिंग इसमें मुश्किल है, लेकिन ये थ्रू जो हमारे पास आईडीईज डिफरेंट अवेलेबल हैं उसके जरिए इनकी कुछ डिबगिंग जो है वो आसान हो गई है। लेकिन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से उनमें जो है वो मार्केट में इन हुए हैं, और मोस्टली अब हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो जो है ये खुद एक आईडी है, पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप इसके अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर डिबगिंग जो है वो बहुत आसान है इवन फॉर कंपाइलेशन फेज। अब अगर बात करें हम इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर के जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि इसकी डिबगिंग आसान है, इसकी डेवलपमेंट फास्ट है, मींस इसमें हमें इतना फोकस नहीं करना पड़ता कंपाइलर के ऊपर का। पहले हम उसको कंपाइल करें, उसकी क्लासेस जनरेट करें और देन उसको हम जाके अपना एग्जीक्यूट करें। इसके अंदर हम सिंपल लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। कॉन्स के अंदर है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। ऑब्वियसली कि अगर एरर आएगा तो हमें सारा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, उसमें जिस पार्ट में एरर आएगा कंपाइलेशन के हम उसी पार्ट को निकालेंगे, उसकी जगह नया पार्ट इंजेक्ट कर देंगे। स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, इसकी एग्जीक्यूशन स्लो है। इंटरप्रेटर इन मेमोरी ऑल द टाइम, और ये हर टाइम मेमोरी ऑक्यूपाई किए रखता है। कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइल किया, उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की, रिजल्ट दिया, मेमोरी फ्री कर दी। ये हर टाइम मेमोरी ऑक्यूपाई रखता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस में है। लैंग्वेज प्रोसेसर की अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जावा लैंग्वेज प्रोसेसर कंबाइन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेशन, इसके अंदर कंपाइलेशन और इंटरप्रेशन को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर बेसिकली इसमें जो रोल प्ले कर रहा है कि वो क्या कहता है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट कर देता है। और इंटरमीडिएट प्रोग्राम एंड देन इनपुट वो वर्चुअल मशीन को दी जाती है, जो एक जेवीएम हमने बड़ी मशहूर सुनी है, जावा वर्चुअल मशीन, और वो देन इसकी आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो इस केस में हमारे पास इंटरप्रेटर की एक फॉर्म बनती है कि हम बेसिकली सोर्स प्रोग्राम देते हैं जो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम दे देता है, और इंटरमीडिएट प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट दे देते हैं जो एंड पे हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। सिंपल कंपाइलर क्या कहता है, जो कंपाइलेशन का फेज है, कि वो सोर्स प्रोग्राम लेता है और उसको टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, देन उसके साथ इनपुट अटैच होती हैं और उसके बाद आउटपुट हमें मिलती हैं। तो इसको एक हाइब्रिड कंपाइलर भी हम कह सकते हैं, जो कि इन दोनों चीजों को हमें देता है, इकट्ठी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। A Java source program may first be compiled into an intermediate form called bytes codes, कि बाइट कोड्स में वो पहले कन्वर्ट करता है, मीन के जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म है इसकी वो बेसिकली बाइट कोड है। The byte codes are then interpreted by a virtual machine, कि हम उसको फिर वर्चुअल मशीन पे जाके इंटरप्रेट कर देते हैं। इसमें एक एडवांटेज और है हमारे पास, ये जो हमने इसको कंबाइन किया है, इसका एक एडवांटेज और है कि जावा जो है बेसिकली वो वर्चुअल मशीन यूज कर रही होती है, मींस कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कि आप जो प्रोग्राम की कंपाइलेशन और इंटरप्रेशन कर रहे हैं वो इस वर्चुअल मशीन के मुताबिक कर रहे हैं। तो हमारा जो भी प्रोग्राम कंपाइल होगा हम इस जावा मशीन वर्चुअल मशीन कहीं पे भी इंस्टॉल करके उसको वहां एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसको दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग हार्डवेयर के लिए, क्योंकि हम हार्डवेयर के लिए उसको कंपाइल कर ही नहीं रहे, हम उसको कंपाइल कर रहे हैं वर्चुअल मशीन के लिए। और वर्चुअल मशीन हम कहीं भी जेवीएम में हम जहां भी इंस्टॉल कर लें और हमारे पास इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस जो है या इक्विवेलेंट रिजल्ट देगा, उसके लिए हमें रिकंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देन अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करें, बाइट कोड्स को जो अभी हमें मिल गए हैं जिसको इंटरप्रेट किया है वर्चुअल मशीन में, अब बेनिफिट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट बाइट कोड्स compiled on one machine can be interpreted on another machine perhaps across a network। तो यही डिसएडवांटेज को भी हमने डिस्कस किया, वो यहाँ पे एज इट इज नरेट किया हुआ है। In order to achieve faster processing of inputs to outputs, some Java compilers are used just-in-time compilers। तो just-in-time compilers भी यूज होते हैं जो रन टाइम पे उसको कंपाइल करते हैं। Translate the byte codes into machine language immediately before they run the intermediate program to process the input। just-in-time compilers बेसिकली क्या करते हैं कि जिस मशीन पे भी हमने उसको एग्जीक्यूट करना तो उसको रन टाइम पे वहां पे कंपाइल कर देते हैं। In addition to a compiler, several other programs may be required to create an executable target program। कंपाइलर को फुली फंक्शनल करने के लिए हमें और बहुत से प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है फाइनल एग्जीक्यूटेबल टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम इस चीज को डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास कहीं पे भी टारगेट प्रोग्राम जनरेट नहीं हो रहा। ये वर्चुअल मशीन इंटरमीडिएट से ही हमें आउटपुट दे देती है और इनपुट जो है ये इसको बीच में रिजॉल्व करके अंदर ही टारगेट मशीन जनरेट करती है और अंदर ही उसको आउटपुट दे देती है। जो सिंपल कंपाइलर है वो ये काम नहीं करता। अ सोर्स प्रोग्राम मे बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जो सोर्स प्रोग्राम है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हो। डिफरेंट मॉड्यूल्स किसी एक फाइल में भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट फाइल्स में भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक मॉड्यूल इतना लेंथी हो कि हमने उसको डिफरेंट फाइल्स में, उसका सब मॉड्यूल्स को डिफरेंट फाइल्स में प्लेस किया हो। तो इस सिनेरियो में द टास्क ऑफ कलेक्शन जो है ये उस सोर्स प्रोग्राम को कलेक्ट करना मीन्स कि उन सबको इकट्ठा करना इज समटाइम्स इंटरेस्टेड टू अ सेपरेट प्रोग्राम कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है कि जितने छोटे पार्ट्स हैं उस प्रोग्राम्स के इन डिफरेंट फाइल्स उनको कलेक्ट करता है, उनको किसी एक जगह पे कंपाइल करता है। द प्री प्रोसेसर में आल्सो एक्सपेंड शॉर्ट हैंड्स कॉल्ड मैक्रोज इनटू सोर्स लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। मैक्रोज क्या होते हैं कि इसको अगर हम थोड़ा सा आसान टर्मिनोलॉजी में यूज कर लें इसी आखिरी लाइन को समझने के लिए, कि बेसिकली मैंने कुछ रूटीन्स हैं, लेट्स सपोज मेरे है तो मुझे अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है फॉर डिपार्टमेंट बी, फॉर डिपार्टमेंट सी, और इन दोनों के मैकेनिज्म्स डिफरेंट है। मीन्स कि इसकी टैक्स कैलकुलेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो दोनों की डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन लिखा या एक टैक्स अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर बी, और सेकंड एक फंक्शन लिखा टैक्स अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर सी। ये दो मैंने एक फंक्शंस लिख दिए और इन दोनों के अंदर मैंने दोनों डिपार्टमेंट्स की टैक्स कैलकुलेशन की सारी जो स्ट्रेटेजी थी वो इम्प्लीमेंट कर दी। अब इस पे मैं इनपुट लेता हूं बी की सैलरी या जो भी मैं उसमें है, और इसमें मैं इनपुट लेता हूं सी की सैलरी, इसमें मैं कहूंगा बी की सैलरी। अगर इसमें थोड़ा सा यहाँ क्लियर करके लिख दूं तो टैक्स अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर बी सैलरी डॉट ए डॉट सैलरी, और सेम टैक्स डिपार्टमेंट सी सेकंड फंक्शन और सी डॉट सैलरी। अब ये दो डिफरेंट फंक्शंस मैंने कहीं लिख दिए लाइब्रेरी में, इसको इंक्लूड कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि जब मैं अपना प्रोग्राम लिख रहा हूं
तो उसके अंदर मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल करता हूं जो भी है, और अपना पैरामीटर दे के उसको किसी वेरिएबल को साइन करा देता हूं, जो भी अप्रोप्रिएट वेरिएबल है उसकी सारी, और नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करने लग जाता हूं। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जो शॉर्ट हैंड मैंने यहाँ यूज किया है मीन्स के सिर्फ एक, अब ओवरऑल ये चूंकि मेरी रूटीन है, अब उसको नहीं पता कि ये इसको मैंने कहाँ से एग्जैक्टली लेना है, तो वो क्या कहते हैं कि इसको सारे के सारे को यहाँ पे इंक्लूड करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये हो गई एक एग्जांपल। सेकंड कि मैंने कुछ ऑलरेडी इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें डिफाइन करके उसका मैक्रो लिखा हुआ है कि ये मैक्रो जो है एग्जैक्टली ये काम करता है, और मैं शॉर्ट हैंड्स उसमें उसका कोई लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली जब मैं ये चीज लिख दूं अपने प्रोग्राम में ए बी और स्मॉल सी डी, तो इसका मतलब है कि ये पूरी रूटीन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। प्री प्रोसेसर क्या करता है कि जब उसको इस टाइप का कोई भी शॉर्ट हैंड मिलता है अपने उस प्रोग्राम के अंदर, उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर या उसकी कंपाइलेशन के अंदर, तो वो उसकी जगह वो सारे का सारा कोड जो है जो एग्जैक्टली उस लैंग्वेज का जिसमें सारी वो प्रॉपर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट को फॉलो किया होता है और हर चीज को फॉलो किया होता है, वो उसको वहां पे रिप्लेस कर देता है। मुझे बार बार ये चीज खुद से प्रोग्रामर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। Then the modified source program is then fed to a compiler। तो ऐसा सोर्स प्रोग्राम जिसके अंदर हमने एक तो उसको कलेक्ट कर लिया हो एक पेज के ऊपर, सेकंड अगर कहीं पे हमने मैक्रो शॉर्ट हैंड यूज किया था तो उसको रिप्लेस कर दिया और प्रॉपर उसके मैक्रो के साथ, और एक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हमने उसको फॉर्म दे दी हो, तो ये जो मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम होगा उसको हम एज ए इनपुट देंगे कंपाइलर का। तो प्री प्रोसेसर बेसिकली कंपाइलर से एक पहले की फेज है। द कंपाइलर में प्रोड्यूस एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इट्स आउटपुट बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज इजियर टू प्रोड्यूस एज आउटपुट एंड इज इजियर टू डिबग। अब कंपाइलर क्या करता है, इस मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर। This assembly language program is then processed by a program called an assembler that produces relocatable machine code as its output। यानी कि वो assembler जो है अब क्या कहता है, उस प्रॉपर जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है या उस कोड को लेता है जो हमारा कंपाइलर जनरेट करता है और उसको अगेन एक रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली हम रीलोकेटेबल को इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे स्कोप से थोड़ा सा हमें डाइवर्ट कर देगा। हम बात कर रहे हैं कि उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा जो कि असेंबलर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी एक पूरी लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरह हो रही है। सोर्स प्रोग्राम, प्री प्रोसेसर, मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर, यानी कि ये बॉक्स फिर जो जनरेट करेगा उसके बाद कंपाइलर के पास आएगा। कंपाइलर क्या करता है, जनरेट करता है असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्राम, और ये फिर एज अ इनपुट जाता है किसके पास, असेंबलर के पास, और असेंबलर उसको क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अभी तक हमने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, लेकिन अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। सो large programs are often compiled in pieces, so the relocatable machine code may have to be linked together with other relocatable object files and library files into the code that actually runs on the machine। तो अब ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, जिसको हमने अवॉइड कर दिया था इस टर्म को, अब इसको हम दोबारा देखते हैं कि भी
इसका एग्जैक्ट क्या कॉन्टेक्स्ट था। पहले हमने बात की कि हमें मशीन कोड मिल गया, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें रीलोकेटेबल मशीन कोड मिला। रीलोकेटेबल मशीन कोड हमें इसलिए चाहिए कि हम ये नहीं कर रहे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ 100 लाइनों का है, 200 का, 400 का, 500 का, हो सकता है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हो। तो इतने बड़े प्रोग्राम को हम पीसीज में कंपाइल करते हैं, तो एट द एंड हमारे पास 4, 5, 10, 20, 50 जितने डिफरेंट पीसीज हैं, उन सब के रीलोकेटेबल मशीन कोड, उनको फिर हम कंबाइन कर देते हैं एक जगह पे, जो कि एक्चुअली रन होते हैं मशीन के ऊपर। इस फेज को लिंकर रिजॉल्व्स एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेसेस। इसमें जो मेमोरी एड्रेसेस के इश्यूज होते हैं या ऐसी चीज, क्योंकि रील कर उनको एक जगह रखते हैं और उनके मेमोरी एड्रेसेस सारे चेंज होते हैं, उनको एक जगह सारा करता है, उसके जितने इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है, विच इज नोन एज लिंकर। देन एट द एंड लोडर क्या कहता है, देन लोडर then puts together all of the executable object files into memory for execution। तो at the end loader जो है वो इनको तमाम कोड को इकट्ठा करके एक जगह पे कंबाइन करता है और फिर हम उसको मेमोरी में रखता है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को अगर हम सम अप करें तो हमारे पास ये चीजें सारी आती हैं। इसके अंदर हमने एक एक चीज को इन डिटेल डिस्कस किया है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। मीन्स कि अगर कोई मैक्रोज हैं तो उनको पूरे का पूरा इस फॉर्मेट में लिखता है। इसके अलावा अगर कोई फाइल जो है वो कोड जो है डिफरेंट फाइल्स में है तो उनको इकट्ठा करके एक जगह मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। देन ये क्या करता है, कंपाइलर पे पास एज अ इनपुट जाता है और कंपाइलर इसके रिजल्ट में टारगेट असेंबली प्रोग्राम जनरेट करता है। हमारा जो कोर्स है वो फोकस करता है इस ब्लॉक को। हमने इस ब्लॉक को ओपन करना और इसके अंदर जितने फेजेस हैं उनको स्टडी करना। इसका जो आउटपुट है दैट इज आवर असेंबली प्रोग्राम। तो इस असेंबली प्रोग्राम को बेसिकली फिर असेंबलर जो है वो एज अ इनपुट लेता है और उसका रीलोकेटेबल मशीन कोड जो है वो जनरेट कर देता है। देन जिस तरह हमने लास्ट में डिस्कस किया कि लिंकर और लोडर जो है वो क्या कहता है, तमाम लाइब्रेरी फाइल्स और जितने रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल्स होते हैं उन लिंकर इनको करता है और रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो है वो लोडर एक जगह पे सारा रखता है और फिर हमारे पास एक फाइनल शेप जो आती है दैट इज आवर डिजायर्ड टारगेट मशीन कोड। कंपाइलर के अंदर जो है उसको हमने कंप्लीट जो है वो स्टडी करना है, जिसको हम बेसिकली फ्रंट एंड कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे फेजेस जो है उसको मोस्टली अब हम एक ही नाम दे देते हैं दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर के अंदर फिर ये डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जो हमने सिनेरियो देखा है इसके मुताबिक हम फ्रंट एंड को ही अपना स्टडी करेंगे सारा, जिसके अंदर हमें जो मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम है वो उसको हम देंगे और वो हमें एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगी। और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो दो फॉर्म्स उसकी हम देखेंगे, फर्स्ट इज सिंटैक्स ट्री एंड सेकंड इज थ्री टेस्ट कोड। अपने नेक्स्ट लेसन में हम स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर स्टडी करेंगे। हम ब्रीफली देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है कंपाइलर का वो एग्जैक्ट क्या है, उसको स्टार्ट करेंगे, देन हम देखेंगे कि इसको किस तरह कंप्लीट करना है और इसके अंदर क्या चीजें हैं। आज के लेक्चर को अगर हम लेसन को थोड़ा सा वाइंड अप कर लें और इसको रिव्यू कर लें, तो आज हमने बेसिकली जो चीजें देखी उसके अंदर हमारा कंपाइलर की जो है मेन डेफिनेशन के क्या काम करता है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस किस टाइप्स की होती हैं उसको स्टडी किया। देन कंपाइलर जो है उसका मेन इनपुट क्या है और मेन आउटपुट क्या है, और अगर वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता, प्रॉपरली कंपाइल इसको नहीं करता, तो देन वो हमें एरर्स जो है इंडिकेट कर देगा कि एग्जैक्टली दीज आर एरर्स। देन वी सॉ द कोर्स डिस्क्रिप्शन
इसके अंदर हमने जो डिसाइड की एक चीज़ कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाइलर फ्रंट एंड को कम्प्लीटली कवर करेंगे इस कोर्स में। ये हमारे कुछ कोर्स की डिस्क्रिप्शन थी, इसको हम इस तरीके से लेके चलेंगे। इसके अंदर जो है नेक्स्ट लेसन में होपफुली हम जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपाइलर है उसको देखेंगे, सारे प्रोसेस को। देन हमने जो रिकमेंडेड बुक थी वो हमारी ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बुक है बेसिकली। इसको अगर थोड़ा सा क्लियर करें तो ये इसके ऑथर हैं, जिसमें अल्फ्रेड बियाहो इसका मेन ऑथर है और बाकी सारे। सेकेंड एडिशन इज सजेस्टेड टू बी परचेज्ड। ये रेफरेंस बुक है जो कि अगर हमने इस कंपाइलर को प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना है तो सी के अंदर इम्प्लीमेंट करने में ये हेल्प करेगा। दीज आर आवर कोर्स पीरियड्स कि ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं इट्स नॉट कंपल्सन, लेकिन ये आपको बेहतर अंदाज में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को समझने में मदद देंगे अगर ये स्टडी सारे किए हुए हैं। देन दिस इज आवर असेसमेंट एंड ग्रेडिंग सेक्शन। इस तरीके से हम अपने कोर्स को जो है वो असेस करेंगे इन 2 क्विजेस की बेस पे, 2 असाइनमेंट्स की, 1 मिड टर्म एंड 1 फाइनल एग्जाम। और ये इन लेक्चर्स के बाद ड्यू होंगे। टोटल मार्क्स जो क्विजेस के हैं वो 10%, जो असाइनमेंट्स के हैं वो 20 एंड मिड टर्म के अगेन 20 और 50% फाइनल के कंक्लूड करके ओवरऑल हम 100% एवेलुएट करेंगे। देन वी सॉ द लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली हमें बताते हैं कि जी किस तरह लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है आउटपुट के ऊपर। एंड देन इंटरप्रेटर कि वो कंपाइलेशन का और एग्जीक्यूशन का काम जो है एक ही बॉक्स में कर देता है और एक ही दफ़ा हमसे सोर्स प्रोग्राम और इनपुट ले लेता है और आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स इट गिव्स अस एरर मैसेजेस। देन कंपैरिजन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स में हमने देखा कि कंपाइलर के पॉजिटिव में है कि ये लेस स्पेस लेता है और फास्टली एग्जीक्यूट होता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एग्जीक्यूट भी स्लो होता है। सिमिलरली इसकी डिबगिंग इजी है और इसकी डिबगिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हमने इम्प्रूव किया है यूजिंग आईडीज। देन वी सॉ अ हाइब्रिड कंपाइलर ऑफ जावा। इसके अंदर हमने जावा वर्चुअल मशीन को देखा कि ये बेसिकली पहले जावा बाइट कोड में इसको कन्वर्ट कर देता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स हैं जो कि इनको रन टाइम पे कंपाइल करता है डिफरेंट मशीन्स। इसके बाद सोर्स प्रोग्राम हो सकता है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में स्टोर हुआ तो प्री प्रोसेसर इनको इकट्ठा करने का काम करता है। और उसके बाद प्री प्रोसेसर एक सेकेंड चीज़ जो परफॉर्म करता है वो ये है कि जो शॉर्ट हैंड्स इसमें होते हैं उनको उनके मैक्रोज से या जो सोर्स लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनसे रिप्लेस कर देता है। और देन जो मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम होता है वो कंपाइलर को असाइन करता है, कंपाइलर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज फिर क्या करता है, इसको रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन जो रीलोकेटेबल मशीन कोड है वो लिंक कर देता है। लिंकर का काम है कि वो इस सब मेमोरी एड्रेसेस के जितने इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करे। सो फाइनली ये हमारा एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बनता है जो कि आज हमने इन ऑलमोस्ट इन डेप्थ स्टडी कर लिया। सो नेक्स्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर देखेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस एंड हैव फन।